नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। देखो हम लोग जो कि मैक्स वेबर जी का जो कि चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसमें अभी तक हमने देखो 3 इनके मुख्य थ्योरी देख लिया है, सामाजिक क्रिया, आदर्श प्रारूप एवं शक्ति एवं सत्ता। आज हम जो कि नौकरशाही वाला जो कि इनका थ्योरी देखेंगे, समझेंगे डिटेल से। ठीक है, तो देखो अच्छा, एक चीज़ शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे देखो लास्ट में एक नोट्स का भी अपना एक पेज यहाँ पे अटैच कर दिया हूँ, ताकि आपको पता चले कि नोट्स कैसे बनाना है, कैसे शॉर्ट में नोट्स बनाना है। जैसे देखो यही नौकरशाही प्रारूप जो है उसका मैंने इसे शॉर्ट में जो कि इस तरह से कुछ डायग्राम के थ्रू बनाया है, तो मैं इसको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना जो नौकरशाही वाला टॉपिक उसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक नौकरशाही व्यवस्था। नौकरशाही मतलब अगर आप इसको इंग्लिश में क्या वर्ड इसके लिए आता है, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जिसके लिए आप और हम लोग जो कि बैठ कर तैयारी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, राइट। तो अब देखो जो वेबर होते हैं वो नौकरशाही को यहाँ पे बताते हैं। तो एस पांडे जी के बुक में लिखा गया है कि जर्मन समाजशास्त्री वेबर ने आधुनिक समाज की कार्य प्रणाली तथा सत्ता संरचना के विश्लेषण के क्रम में तर्क विधिक सत्ता के उदाहरण के रूप में नौकरशाही के आदर्श प्रारूप को प्रस्तुत किया है। यानी जो इन्होंने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया, क्यों प्रस्तुत किया है, तो वो बताया जा रहा है वो इसलिए प्रस्तुत किया ताकि वो जो आधुनिक समाज की कार्यप्रणाली है उसका अध्ययन कर सके, और उसमें जो आधुनिक समाज में जो सत्ता संरचना है उसका विश्लेषण करने के लिए जो कि आपका नौकरशाही प्रारूप का जो कि आदर्श प्रारूप बनाया गया है वेबर के द्वारा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि यह क्यों लाया गया है नौकरशाही। और दूसरी बात यहाँ पे कहा जाता है, देखो कि जो वेबर ने जो नौकरशाही का बात बताया है ना, वो मार्क्स की जो धारणा है वेबर नौकरशाही को लेके उससे विपरीत है, उससे बिल्कुल उलट है। मार्क्स देखो जो नौकरशाही को निगेटिव के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जबकि वेबर जो है इसके पॉजिटिव रूप में जो कि समाज में प्रस्तुत करते हैं। अब देखते हैं क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि वेबर कालीन पूंजीवादी समाज में शक्ति संरचना के विश्लेषण को मार्क्स ने संपत्ति संबंधों पर आधारित किया था। यानी देखो अब देखो इनका उद्देश्य भी अलग अलग है। वेबर ने नौकरशाही क्यों लाया था, ताकि वो जो पूंजीवादी समाज में शक्ति संरचना उसका विश्लेषण कर सके, इसके लिए लाया था। जबकि जो मार्क्स है ये बताती है, देखो संपत्ति संबंधों पर आधारित जो समाज है ना, वहाँ पर पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग है उनके सहयोग के लिए जो कि नौकरशाही व्यवस्था लाई जाती है। यानी कि जो नौकरशाही व्यवस्था है वो जो पूंजीवादी समाज है उसमें जो पूंजीपति वर्ग है उसके सहयोग के लिए है, और जो वंचित वर्ग है उसके शोषण के लिए जो कि आपका नौकरशाही व्यवस्था है। तो इस तरह से यहाँ पे वेबर और मार्क्स के सिद्धांत या दृष्टिकोण में नौकरशाही को देखने के लिए अंतर देखने को हमको मिलता है। यानी कि एक तरह से जो आपका वेबर है वो इसके पॉजिटिव साइड बताते हैं कि यह देखो जो आपका पूंजीवादी समाज है उसमें जो सत्ता का प्रारूप है उसको समझने में हमको हेल्प करेगा। दूसरी ओर जो ये आपका मार्क्स है ये बोलते हैं ये पूंजीवादी समाज जो पूंजीपति वर्ग है यानी उच्च वर्ग है, ये उन्हीं के हित के संरक्षण के लिए लाया गया है। इससे देखो जो आपका सर्वहारा वर्ग है यानी जो वंचित वर्ग है उसका शोषण और आसान तरीके से जो कि पूंजीपति वर्ग इनकी सहायता से कर सकेंगे। तो एक तरह से जो कार्ल मार्क्स है आपके वो इसके निगेटिव रूप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और आगे देखो मार्क्स बोलते हैं, मार्क्स का मानना था कि नौकरशाही व्यवस्था पूंजीवादी समाज की अस्थायी विशेषता है और यह साम्यवादी व्यवस्था के आगमन के साथ समाप्त हो जाएगा। यानी मार्क्स का मानना था कि जो नौकरशाही व्यवस्था है यह पूंजीवादी समाज में स्थायी नहीं है, अस्थायी है। जब इसमें क्रांति होगा, साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, तब जो कि यह समाप्त हो जाएगा। पर देखो ऐसा कुछ आज हमको देखने को नहीं मिला है। खैर ये तो हमने थोड़ा सा तुलना की कि मार्क्स और वेबर के हिसाब से क्या क्या उनके क्या दृष्टिकोण रहे हैं नौकरशाही व्यवस्था को देखने में। तब देखो आगे बोला जा रहा है कि मार्क्स के उपरोक्त विचारों से असहमत होते हुए वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था को आधुनिक समाज की अनिवार्य विशेषता मानते हुए इसके सकारात्मक संदर्भ को प्रस्तुत किया है। अनिवार्य देखो यहाँ पे जो बोला जाए कि वेबर ने बोला कि यह अनिवार्य विशेषता है आधुनिक समाज का, ये खत्म नहीं हो सकती, ये कंटिन्यू चलेगी। तो इसी तरह से जो कि वेबर और मार्क्स के थ्योरी में जो कि अंतर देखने को मिलता है नौकरशाही व्यवस्था के बारे में। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरह नौकरशाही व्यवस्था एक प्रकार का सोपानिक संगठन होता है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सांगठनिक प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए अनेक कर्मचारियों के काम को तार्किक रूप से समन्वित करना होता है। इस व्यवस्था में दफ्तरों में कार्य संचालन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाता है, और इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र कानून तथा प्रशासनिक नियमों के द्वारा निश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। यानी यहाँ पर बताइए जो ये आपका नौकरशाही व्यवस्था नहीं है, पूरा प्रशासनिक जो कार्य है उसको संगठित रूप से करने के लिए होता है, और इसमें जो लोगों का सिलेक्शन होता है वो उनकी योग्यता के आधार पर होता है, और उनके
उनके जो कार्य क्षेत्र के अधिकार होते हैं वो भी प्रशासनिक नियमों के द्वारा निश्चित रूप से परिभाषित किया जाता है कि आपके ये ड्यूटी है और आपका ये कार्य क्षेत्र अधिकार है। तो मतलब एक तरह से पूरा लिखित दस्तावेज में होता है, तार्किक आधार पे होता है, ठीक है। तो इस तरह की बात यहाँ पे वेबर बताते हैं, तो कुछ इसकी विशेषता बताते हैं। तब उसी विशेषता को देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया गया है कि जो आपका नौकरशाही पर वेबर के जो उपरोक्त आदर्श प्रारूप के तत्वों या लक्षण है उसको निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब आपका जो नौकरशाही के प्रमुख लक्षण क्या है उसको हम यहाँ पे पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पहले पॉइंट में बताया जाए कि नौकरशाही व्यवस्था संगठन के कार्यों को लगातार संचालित करने के लिए एक गतिशील संगठन, यानी जो लगातार जो आपका, जैसे आप देखो पूरे कोई एक देश है, उस पूरे देश में प्रशासन व्यवस्था चलाना है, स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है, ये सब चीज़ें करना है, तो उसके लिए देखो एक गतिशील संगठन आपका नौकरशाही व्यवस्था, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। दूसरा बोला जा रहा है दूसरे पॉइंट में इसके कि इसमें निश्चित नियमों की एक व्यवस्था पाई जाती है जिसके द्वारा कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। वही बात कि यहाँ पे एक देखो निश्चित नियम होते हैं, लिखित नियम होते हैं जिसके द्वारा जो कि सभी के कार्यक्षेत्र और जो कि स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला जाए कि इसमें प्रशासन का नियमानुसार संचालन प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जहाँ प्रत्येक पद के लिए योग्यता निर्धारित होती है और इच्छुक व्यक्ति योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण कर एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर उपयुक्त पदों को प्राप्त करता है। यानी कि इस पद को कैसे प्राप्त करेगा, अपनी योग्यता के अनुसार और परीक्षा जो भी होगी उसमें सफलता प्राप्त करके, राइट। फोर्थ पॉइंट में बोला जा रहा है आपका नौकरशाही की विशेषता में इसमें पदों की एक सोपानिक व्यवस्था होती है, जहां उच्च अधिकारी द्वारा आदेश देना तथा अधीनस्थों द्वारा पालन आवश्यक होता है। यानी कि यहाँ पे देखो एक तरह से पूरा एक व्यवस्था होगा, एक ऊपर अधिकारी होगा, उसके नीचे सबऑर्डिनेट अधिकारी होगा, फिर उसके नीचे अधिकारी होगा, उसके नीचे अधिकारी होगा। तो इस तरह से पूरे एक सोपानी क्रम होता है। सबसे ऊपर होता है वो अपने आदेश को देगा नीचे वाले को, ये नीचे वाले का आदेश, इसी आदेश को ट्रांसफर करेगा नीचे वाले को, इंप्लीमेंट करेगा नीति वगैरह बना के। तो ये ऐसा क्रम चलता रहता है, यानी कि पूरा सोपानी दस्तावेज हमको पूरा सोपानी क्रम देखने को मिलता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि पाँचवा पॉइंट में इसमें बोला जाए कि इसमें प्रत्येक कार्य या निर्णय जो भी उनमें कार्य किए जाते हैं या निर्णय लिए जाते हैं वो लिखित दस्तावेजों के रूप में होते हैं जो गोपनीयता के सिद्धांत का भी पालन करते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कि आपने मुंह से बोला और हो गया। आपको अगर कोई काम करवाना है, करना है, कुछ आदेश जारी करना है तो उसके लिए लिखित दस्तावेज का पूरा प्रारूप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में इसकी विशेषता में बताया जा रहा है देखो कि जो कर्मचारी होते हैं उनको उनके कार्य के लिए एक निश्चित वेतन दिया जाता है और साथ ही उनके योग्यता जो उनका जो ये वेतन होता है वो उनकी योग्यता एवं अनुभव के अनुसार, यानी जो वो जिस पद पर है उस अनुसार जो कि उनका वेतन जो कि निश्चित होता है, यानी एक फिक्स सैलरी भी दिया जाता है जो अभी इसमें कर्मचारी नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि इसमें कर्मचारी की वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति की जाती है, यानी जो कर्मचारी ज़्यादा योग्य है या फिर ज़्यादा वरिष्ठ यानी उसके पास अनुभव ज़्यादा है तो ऐसे कर्मचारियों की जो कि पदोन्नति की जाती है। अब देखो पदोन्नति से क्या होता है, इससे सदस्यों का मनोबल भी बना रहता है, यानी उनका मनोबल ऊंचा रहता है, वो और अच्छा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है यहाँ पे देखो 8वां में कि इसमें कार्यालय के कार्यकलापों से निजी मामलों को अलग रखा जाता है। साथ ही तटस्थता के नियमानुसार उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे व्यक्तिगत पसंद या नापसंद को महत्व दिए बिना सभी निर्धारित कार्यों को ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखो जो आपका जो निजी व्यक्तिगत हित है और सार्वजनिक हित है, यानी यहाँ पे आपका जो व्यक्तिगत हित है उसको आप इसको दूर रखोगे अपने ऑफिशियल काम से, आप व्यक्तिगत हित को यहाँ पे हावी नहीं होने दोगे और अपनी सभी काम को ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ आप करेंगे। तो इस तरह का भी प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता बताया जाए कि इसमें अधिकारियों का उत्पादन के साधनों से पूर्ण रूप से पृथक्करण होता है, अर्थात संगठन के कार्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को अनेक प्रकार के साधनों जैसे आवास वगैरह आदि प्रदान किए जाते हैं जिन पर इनका स्वामित्व अधिकार नहीं होता है। वे उन साधनों के स्वामित्व का प्रयोग केवल अपने कार्यों के संपादन हेतु ही कर सकता है। अब देखो जो जितने भी अधिकारी होते हैं उनको आवास मिलता है, उनको गाड़ी भी मिलती है, उनको सुरक्षा गार्ड भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनका ऐसा नहीं कि इस पर इनका स्वामित्व हो गया, ऐसा नहीं है। ये जब तक अपने ड्यूटी निर्वाह करे तब तक ये चीज़ इनके साथ रहेगी, जब इनका ड्यूटी खत्म हो जाएगा तो ये इनसे छीन ली जाएगी, यानी जब इनका रिटायरमेंट आएगा तो ये इनसे छीन ली जाएगी। ऐसा नहीं कि इनको जो कि परमानेंटली दे दिया गया है, तो इस तरह की बात नहीं होती है। तो ये इस यहाँ पे कुछ 9 विशेषताएं यहाँ पे बताया गया है। आपका जो वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप मॉडल दिया था तो उसके 9 विशेषताएं यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेबरियन नौकरशाही के लाभ प्रकार क्या है। तो देखो आपसे एग्जाम में जब भी वेबर नौकरशाही का आएगा ना एग्जाम में कुछ क्वेश्चन वगैरह, तो आपको मुख्य रूप से यही बात बतानी है कि इसके लाभ क्या है या इसके हानि क्या है और इसकी आलोचना किस आधार पे की जाती है। और साथ ही एक तरह से ये भी बताना है आपको इंट्रो में कि वेबरियन नौकरशाही क्या है। जैसे हमने वहाँ पर इंट्रो देखा था मार्क्स और वेबर का कंपेयर करके, तो उस तरह से आप इंट्रो वगैरह अपना लिख सकते हैं। तो ये मुख्य 4-5 बातें आपको ध्यान रखना है। तो वही लाभ इसका क्या है, जो इसकी विशेषताएँ बताई गई ना, तो वही इसके लाभ के ही पहलू है, थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करके
करके बताया गया है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ इसके लाभ या फिर नौकरशाही के जो लाभ या प्रकार है उसको देखते हैं। तो बोला जाए कि वेबर ने अपने नौकरशाही के आदर्श प्रारूप को आधुनिक औद्योगिक समाज के सांगठनिक क्रियाकलापों के संपादन हेतु एक श्रेष्ठ साधन के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि जो आधुनिक समाज के जितने भी क्रियाकलाप होंगे संगठित रूप से, वो एक जो आपका नौकरशाही वो एक श्रेष्ठ साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसके देखो कई लाभ हैं। तो कई लाभ में आपका पहला पॉइंट आ रहा है कि इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक बहुत बड़ी मशीन के रूप में संगठन या सरकार के सभी कार्यों का निष्पादन करती है और आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार एवं जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में विद्यमान रहती है। यानी कि सरकार के जितने काम होते हैं ना, वो सभी काम एक बड़ी मशीन के रूप में, बड़ी मशीनरी के रूप में बहुत से लोगों के साथ मिलजुल के, जो कि विभागों से कोऑर्डिनेट वगैरह करके जो कि काम करती है। इससे देखो ये सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी हमको सामने देखने को मिलती है। दूसरा इसका लाभ क्या है यहाँ बता चूँकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति का चयन उसकी योग्यता के आधार पर होता है और उन्हें अपने कार्यों के निष्पादन हेतु विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस रूप में यह अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। अगर देखो योग्य व्यक्ति चयन होगा तो यानी उसके अंदर कुछ तो बात होगी तभी उसका सिलेक्शन होगा। तो ऐसे व्यक्ति जब सेलेक्ट होकर आएंगे तो वो जो अपने कार्य को अच्छे से निर्वाह करेंगे, जिससे देखो जो कार्यकुशलता है उसमें वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसका लाभ में प्रकार में बताया जा रहा है कि इस व्यवस्था में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच कार्यों का वितरण उनकी योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर किया जाता है। यानी जो भी कार्य का वितरण होगा, जो व्यक्ति जिस आधार पर सक्षम है, जिस आधार पर योग्य है, जैसा है उसका प्रतिभा, उस आधार पर उसको ड्यूटी वगैरह डिवाइड कर दी जाती है। अतः संगठन या सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को सफल बनाने में ये कर्मचारी पूरा प्रयास करते हैं और कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन भी करते हैं। अगर देखो कार्य बढ़ जाएगा उसकी योग्यता के आधार पर, तो जो भी कार्य होगा उसके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि इसमें चयन एवं पदोन्नति योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर होती है तथा प्रत्येक कर्मचारी को ऊपर उठने का समान अवसर मिलता है। फलतः सभी कर्मचारी लगन एवं निष्ठा से कार्य करते हैं ताकि उन्हें कम से कम समय में पदोन्नति प्राप्त हो सके, जिससे वे न केवल कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है बल्कि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति भी सहायता होती है। तो वही बात है, अगर आपको योग्यता के आधार पर रखा जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलता है कि आप पदोन्नति प्राप्त करने के लिए, तो वो अधिक से अधिक मेहनत करते हैं, अच्छे काम करके, अच्छे तरीके से काम का निर्वाह करके, ताकि उनको पदोन्नति मिल सके। तो इससे भी देखो जो आपका कार्य का कार्यकुशलता है ना, वो जो कि बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र सुनिश्चित होते हैं, ये नियम के अनुसार काम करते हैं। इस रूप में यह व्यवस्था न केवल नियमों की रक्षा करती है बल्कि नियम पालन करने के लिए आम जनता को भी बाध्य करती है। यानी ये देखो जो नियम होते हैं उसी अनुसार चलते हैं और नियमों का पालन करते हुए जो कि समाज में जो कि सामाजिक कार्य जो भी इनको दिया जाता है वो करते हैं। तो इससे देखो ना तो ये केवल नियम की रक्षा ही नहीं करते बल्कि जो आम जनता है उनको नियम का पालन करने के लिए भी जो कि बाध्य करते हैं, उनको भी बताते हैं कि आपको इस तरह का नया लॉ है, आपको फॉलो करना है। तो इस तरह के प्रावधान ये काम करते हैं। तो इससे देखो रूल ऑफ लॉ जो होता है, यानी विधि का शासन, जो हमने कल विजन के मैगजीन में देखा था, वो बना रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट वो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्य नौकरशाही के संदर्भ में इसका एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि प्रशासन एवं राजनीतिक नियंत्रण की पृथकता को संभव बनाता है। यानी जो आपका प्रशासनिक कार्य होता है और जो राजनीतिक कार्य होता है, ठीक है, इन दोनों में पृथकता को यह संभव बनाता है, ताकि ये लोग जो कि एक दूसरे के मशीनरी में हस्तक्षेप ना कर सके। तो इस तरह की बातें यहाँ पे कही जाती है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में इसके लाभ में इसके प्रकार में बताया जाता है, चूंकि यह समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है, चूंकि यह समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है, फलतः यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी सशक्त बनाते हैं। समानता का सिद्धांत कैसे, यानी कि यहाँ पे जो चयन होगा वो योग्यता के आधार पर होगा। ऐसा नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति को लाकर यहाँ पे बैठा जाएगा, नहीं, कोई भी व्यक्ति आ सकता है अपनी योग्यता के आधार पर। तो इसलिए देखो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको भी सशक्त बनाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला था कि इस व्यवस्था में चयन योग्यता के आधार पर और वेतन पद के अनुसार दिया जाता है, फलतः यह सामाजिक आर्थिक विभेदों को दूर कर समानता लाने में भी सहायक है। वही बात एक तरह से बोली जा रही है, ऊपर वाली बात। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला कि इसमें प्रशासनों के साधनों के एकत्रीकरण पर बल दिया जाए, जो प्रशासन है उनके जो विभिन्न साधन है उसको एक जगह लाकर संगठित करते हुए जो कि उससे फंक्शन करने पर बल दिया जाता है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। अब देखो ये इसके हमने लाभ देखे, अब यहाँ बताया जाए कि वेबरियन नौकरशाही की हानि है दुष्प्रकार, कुछ इसकी कमियाँ भी है, वही यहाँ पे बात की जा रही है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी कमियों की बताया जा रहा है। तो देखो एस पांडे जी लिखते हैं यहाँ पे कि वेबर ने नौकरशाही के उन परिणामों का भी वर्णन किया है जो सामाजिक व्यवस्था के दुष्प्रकार के रूप में घटित हो रहे हैं। तो देखो इस पर इसके क्या क्या दुष्प्रकार है। तो पहला पॉइंट आपका एस पांडे जी बताते हैं, इस व्यवस्था में चूंकि व्यक्ति को नियमानुसार काम करना होता है और नवीनता की संभावना कम होती है, फलतः व्यक्ति की सूझबूझ और सृजनात्मक शक्तियों के विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी व्यक्ति को नियमों के अनुसार ही काम करता रहता है, तो उसके अंदर जो सृजनात्मकता है वो जो कि या उसकी जो सूझबूझ है वो उसके विकास का अवरुद्ध हो जाता है। यानी वो जो कि उस आधार पर अपने सूझबूझ के आधार पर काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसको रूल वगैरह जो कि फॉलो करना होता है। तो इस तरह की बात यहाँ पे बताई जा रही है। दूसरी बात यहाँ बोली जा रही है कि इसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों को एक निश्चित वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाती है तथा उनकी नौकरी स्थायी होती है, फलतः इससे कार्यरत सभी कर्मचारी सुविधाभोगी
शांति व सुरक्षा के आदी हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें देखो जितने भी अधिकारी होते हैं ना, उनको पता है ये जो नौकरी मिल गई ये स्थायी परमानेंट रहेगी, अब हमसे ये कोई जल्दी छीन नहीं सकता जब तक मैं इस नौकरी का उल्लंघन नहीं करूँगा इसके नियमों का। ठीक है, तो ये एक तरह से स्थायी हो जाती है। इसकी सुविधा जो इसमें जो सुविधाएं मिलती है, व्यक्ति जो कि इसकी सुविधा भोगी का आदी बन जाता है। इसमें उसको देखो पर्याप्त सुरक्षा और इसको थोड़ा सा आर्थिक रूप से तो शांति वगैरह मिलती रहती है कि उसके पास संपत्ति पैसा भी थोड़ा बहुत अच्छे से आ गया है। तो इस तरह से देखो ये जो व्यक्ति को एक तरह से नौकरी स्थायी हो जाने की वजह से व्यक्ति को आश्वस्त बना देती है कि ठीक है अब आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, आपको जो प्राप्त करना था आपने प्राप्त कर लिया, अब जैसे सिस्टम चले चलने दो। तो इस तरह की बात हो जाती है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि इसमें व्यक्ति नियमानुसार कार्य करते करते नियमों का दास या यंत्रवत बन जाता है, फलतः उन मूल्यों से अलग हो जाता है जो मानव जीवन के महत्व प्रदान करते हैं। कहने मतलब जो मानवीय जीवन, जो एक मानवीय जीवन जैसे जीना चाहिए मानवीय जीवन, उस तरह से व्यक्ति नहीं जीता है, केवल नियमों के अनुसार ही काम करते रहता है। और वो जैसे अगर कोई मानव तो प्रकृति को अच्छे से गहराई से समझता है, जानता है, प्रकृति जो भी नेचर में चीज़ें हैं उनको महसूस करता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे इस तरह से की चीज़ें नहीं देखने को हमको मिलती है। वो अपने उसका जो सांस्कृतिक संबंध होता है वो भी धीरे धीरे छूट जाता है, प्राकृतिक संबंध होता है वो भी छूट जाता है। जैसे वो जो आपका कार्ल मार्क्स का अलगाववाद की थ्योरी थी ना, कुछ उस तरह की बातें यहाँ पे बताई जा रही है। केवल लगातार नियमों के अनुसार काम करते करते व्यक्ति जो कि जीवन का महत्व जो कि भूल जाता है। तो ये इसके कुछ दुष्प्रकार बताए जा रहे हैं, कुछ कमियां बताई जा रही हैं। फिर साथ ही देखो वेबर यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य नौकरशाही के संदर्भ में विशेष रूप से वेबर ने इस राज्य व्यवस्था के निहित दो खतरों की भी चर्चा की। यानी वेबर ने स्वयं भी नौकरशाही व्यवस्था के दो खतरे के बारे में बात की थी। कौन कौन से दो खतरे की बात की थी वेबर ने इससे? तो बोला था चूंकि इससे कार्यों का संचालन पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार होता है, फलतः यह व्यवस्था संकट के समय अनुपयुक्त होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखो जो भी कार्य संचालन होता है पहले से एक लिखित दस्तावेज में नियम बने हुए हैं। ठीक है, इसी नियमों को फॉलो करते हुए काम होता है। अब यहाँ पे कहा है कि कोई अचानक से संकट ऐसा आ जाता है जिससे निपटने के लिए हमारे पास कोई ऐसा पहले का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उससे इस तरह के संकट से निपटने में ये सक्षम नहीं हो पाती है। तो ये एक समस्या आती है। दूसरी समस्या इसके सामने ये आती है कि पूंजीवादी समाज में दूसरी समस्या ये आती है कि पूंजीवादी समाज में बड़े अधिकारी पूंजीपतियों के दबाव या आर्थिक लाभ प्राप्ति की इच्छा के कारण अपने कार्यों को पूंजीपतियों के पक्ष में संपादित कर देते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे क्या होता है, जो पूंजीपति समाज में देखोगे पूंजीवादी समाज में, तो जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो पूंजीपतियों से लाभ की लालच में, चाहे भय के कारण, चाहे जो भी कारण की वजह से, जो कि वो अपने जो भी निर्णय वगैरह होते हैं वो सब किसके तरफ मोड़ देते हैं, जो पूंजीपति वर्ग होता है उसकी तरफ मोड़ देते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिलती है। ये दो मुख्य प्रॉब्लम जो कि देखने को मिलती है, ऐसा वेबर स्वयं जो कि अपने थ्योरी में बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी कमियों को देखा। अब देखो यहाँ पे कहा जाता है उपरोक्त दुष्प्रकारों की चर्चा के दौरान वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है और इन दोनों खतरों को टालने के लिए मजबूत संसदीय नियंत्रण का सुझाव प्रस्तावित किया है। यानी वेबर ने इसका सलूशन भी दे दिया है कि देखो अगर इस तरह के दो टाइप के खतरे हो सकते हैं, इसको आप कैसे टाल सकते हो। आप एक जब आपके पास एक मजबूत संसदीय नियंत्रण प्रणाली होगा, मतलब एक मजबूत संसद होगी जो इन पे जो कि रेगुलेशन रखेगी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से इसका सलूशन भी वेबर ने बता दिया। अब देखो ये पूरा रहा वेबर का नौकरशाही आदर्श प्रारूप का पूरा जो कि थ्योरी वगैरह सब कुछ, उसके पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट हमने सब कुछ देखा। अब यहाँ पे इसकी थ्योरी की आलोचना की जाती है, तो उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पे देखेंगे क्या क्या आलोचना यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले मर्टन आते हैं। मर्टन इनकी आलोचना में लिखते हैं कि वेबर ने नौकरशाही के अपने विश्लेषण में इसके दुष्प्रकारों की उपेक्षा की है। जैसे नौकरशाही के कठोर अनुशासन के कारण भय, रूढ़िवादिता, अनावश्यक नियमबद्धता की धारणा उत्पन्न हो जाती है। तो यानी वेबर ने जो कि इस तरह के जो इसके दुष्प्रकार है उसकी अपेक्षा की है, उसको यहाँ पे व्याख्या नहीं किया। इस तरह से मर्टन इनकी आलोचना करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट बोला जाए कि पदाधिकारी यानी जो अधिकारी होते हैं उनमें अहम आ जाता है, वो घमंडी बन जाते हैं, अपने अधिकार का दुरुपयोग करने लगते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए देखो अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के या फिर संगठन के हितों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकते। यानी अपने हित को साधने के लिए अन्य कर्मचारी या फिर अधिकारी होते हैं या फिर ऐसा कोई संगठन का हित होता है उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह की आपका नौकरशाही का दुष्प्रकार बताया जा रहा है। साथ ही देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि जो ब्रूम एवं सेल्जनिक है ये कहते हैं कि किसी भी संगठन में सेवा तथा कार्य से संबंधित नियमों की जानकारी पाकर कर्मचारी न्यूनतम अपेक्षित कार्य का मानदंड निर्धारित कर लेते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। यानी ब्रूम एवं सेल्जनिक देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बताते हैं कि मान लो कोई जैसे कि जो आपका नौकरशाही होता है उसमें देखो रूल पूरा लिखे होते हैं कि इस तरह के आपके नियमों को फॉलो करते हुए काम करना है। तब क्या करते हैं, इसमें से जो मुख्य रूल होते हैं ना, उन रूल को चुन लेते हैं। मान लो कि चलो
यहाँ पे कोई 10 रूल है, तो यहाँ पे जो मुख्य मुख्य 5 रूल है उसी को जो कि जो आपको नौकरशाही वो चुन लेते हैं और केवल इसी 5 रूल को फॉलो करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट 5 रूल है वो उतने आवश्यक नहीं है, तो इसलिए उनको वो फॉलो नहीं करते। तो इससे क्या होता है, इससे उनके कार्य क्षमता में कमी हमको देखने को मिलती है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से जो कि रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो एक इस आधार पर इसकी इनके जो कि आलोचना की जाती है। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था के अंदर जो हित विरोध एवं समझौते की प्रक्रिया चलती है उसका वर्णन जो कि वेबर ने नहीं किया। यहाँ पे देखो जैसे कि जो आपस में जो विभाग के जो लोग हैं उनके अंदर जो विरोध की चीज़ें देखने को मिलती है। मान लो कोई ऐसा चीज़ है जो ऊपर के अधिकारी लागू करना चाहते हैं क्योंकि उससे उनको कुछ व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, लेकिन नीचे का अधिकारी जो कि अपने नियमों का पालन करने के लिए बोलता है कि ये सही नहीं, उचित नहीं, समाज के हित में नहीं है, वो नहीं फॉलो करना चाहता। तो इसमें द्वंद्व देखने को मिलता है, यानी नैतिक दुविधाएं जैसे आप केस स्टडी में देखते हो तो उस तरह की द्वंद्व वगैरह चीज़ें आती है, या फिर इसमें कुछ समझौता भी किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें का जो कि उल्लेख जो कि वेबर ने नहीं किया है नौकरशाही व्यवस्था में अपने। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जो वेबर की नौकरशाही है इसका विश्लेषण करने के बाद ये पता चला कि यह अवधारणा जो कि सैद्धांतिक रूप से तो सही लगती है परंतु व्यवहारिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, यानी व्यवहारिक रूप से इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। फिर देखो यहाँ पे बोला जाता है इसका आलोचना में कि वेबरियन नौकरशाही में दफ्तर के कामकाज आदि अत्यंत मंद गति से चलते हैं, क्योंकि औपचारिक प्रक्रिया के पूर्ण होने में समय लगता है, इसलिए संगठन के ग्राहकों या आश्रितों तक जो कि तत्काल सेवा देने में बड़ी रुकावट होती है। अब देखो इनका जो आपका नौकरशाही यानी जो ब्यूरोक्रेट, इनका अल्टीमेट गोल क्या होता है? अल्टीमेट गोल यही होता है कि हमको जो इस लाभार्थी है उनको जो कि त्वरित सेवा देना है, ताकि उनका भी सामाजिक हित जो कि जिससे सामाजिक कल्याण सुनिश्चित हो सके, इनका मेन यही गोल होता है। लेकिन जो औपचारिक कामकाज होते हैं या फिर फाइलों का एक मेज से दूसरे मेज में जाना, एक दफ्तर दूसरे दफ्तर में जाना, साइन होना, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत ही धीमी गति चलती है। तो इस वजह से जो आपका जो तत्काल सेवा होती है उसमें बड़ी रुकावट देखने को मिलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी हमको देखने को मिलती है। तो ये इसका एक तरह से हानि हम या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है यहाँ पे। अब देखो एक बड़ी बात यहाँ पे पीटर ब्लाउ बोलते हैं, उससे पहले देखो यहाँ कहते हैं वेबर ने नौकरशाही की औपचारिक संरचना को लक्ष्य प्राप्ति हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माना, यानी जो ये आपका नौकरशाही की पूरी संरचना है जिसमें पदानुक्रम होता है, योग्यता के आधार पर चयनित वगैरह सब कुछ होता है, तो ये जो औपचारिक संरचना है इसी को जो कि सर्वाधिक उपयुक्त माना है लक्ष्य प्राप्ति के लिए। लेकिन पीटर ब्लाउ कहते हैं कि अपने अध्ययन में इन्होंने यह पाया कि जो प्रत्येक प्रकार के औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संरचनाएं स्वतः ही विकसित हो जाती हैं जो संगठन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। यानी कहने मतलब कि औपचारिक संगठन के साथ साथ इसमें अनौपचारिक संगठनों का भी योगदान होता है, जो भी लक्ष्य जो सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं उसमें केवल औपचारिक संगठन अकेले जो कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो इसी बात पे जो कि इनकी आलोचना करते हैं कि वेबर ने संगठन में अनौपचारिक संरचना की भूमिका की उपेक्षा की। इसी आधार पर आप देखोगे तो जो आपका पीटर ब्लाउ है इनकी आलोचना करते हैं। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। फिर नेक्स्ट में देखो इनका जो आलोचना की जाती है इनके नौकरशाही की, तो वेबर के अनुसार जो नौकरशाही प्रशासकीय ज्ञान के आधार पर नियंत्रित होती है। यानी कहने का मतलब जो वेबर बताते हैं जो नौकरशाही है वो किससे रेगुलेट होती है? जो प्रशासकीय ज्ञान है, जो रूल है, रेगुलेशन है, उसके आधार पर रेगुलेट होती है। लेकिन इनकी आलोचना जो बंस एवं स्ट्रॉकर है ना, इन्होंने कहा यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। यहाँ वेबर नौकरशाही सत्ता एवं व्यावसायिक सत्ता में भेद कर पाने में असफल है। यानी कहने का मतलब कि नौकरशाही जो सत्ता है वो तो ठीक है, वो रूल रेगुलेशन तो फॉलो होती है, नियंत्रित होती है, लेकिन जो एक व्यावसायिक सत्ता होती है यानी जो आपके बड़े बड़े बिजनेस यानी जो वही पूंजीवाद जैसा कार्ल मार्क्स जी कहते हैं, जो पूंजीपति वर्ग है वो अभी जो कि नौकरशाही को रेगुलेट करता है अपने हिसाब से, अपने पक्ष में जो कि नीति निर्माण का कार्य करवाता है, उस हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करता है। तो इसकी जो कि उपेक्षा करते हैं आपका कौन? मैक्स वेबर जी। ऐसा बंस एवं स्ट्रॉकर जो कि इनकी आलोचना करते हैं इनके इस अध्ययन का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आलोचना में क्या बोला जाता है कि वेबर ने इस व्यवस्था के शोषणकारी पक्षों की उपेक्षा की है। कौन से शोषणकारी? जो मार्क्सवादी बोलते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं कि नौकरशाही एक तरह से देखो परजीवी भूमिका के रूप में हमको देखने को मिलती है। यह पूंजीपतियों के पक्ष में उनके हितों का संरक्षण करने या शोषण करने का एक औजार मात्र है जो साम्यवादी व्यवस्था में समाप्त हो जाएगा। तो यानी इस तरह की बातें यहाँ पे आपका मार्क्सवादी जो होते हैं वो करते हैं। तो कहा जाता है कि वेबर जो है कि इस तरह के इसका जो शोषणकारी पक्ष है उसकी उपेक्षा की है। तो इस तरह से यहाँ पे इनकी आलोचना की जाती है। अब देखो यहाँ पे अब इसका पूरा मूल्यांकन किया जाता है, जो भी आलोचना हुआ, जो भी इसका लाभ वगैरह हमने देखा, तो उसके पूरा वही मूल्यांकन यहाँ पे कहा जाता है। तो बोला जाता है कि वेबरियन नौकरशाही का उपरोक्त मॉडल बहुत उपयोगी नहीं रह गया है। इस तरह से आलोचना जो की गई उस आधार पर बताया जा रहा है। यहाँ पे आगे बोला कि आज बंस एवं स्ट्रॉकर का सावयवी नौकरशाही मॉडल अधिक उपयोग प्रतीत होता है। सावयवी नौकरशाही मॉडल मतलब कि यहाँ पे जो आपका औपचारिक संगठन के साथ साथ अनौपचारिक संगठन भी मिलकर काम करता है, तो यही बात बताया जा रहा है। परंतु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वेबर ने स्पष्टता यह स्वीकार किया है कि उनका यह मॉडल पद्धति शास्त्रीय मॉडल या आदर्श प्रारूप है जिसका व्यवहारिक जगत में यथावत पाया जाना
आवश्यक नहीं है। यानी कहने का मतलब ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है, एस.एस. पांडे जी ये लिखते हैं कि वेबर ने जो ये अपना मॉडल दिया, ये जो अध्ययन दिया नौकरशाही का, ये दरअसल एक आदर्श प्रारूप है। अब जरूरी नहीं कि यह जो कि यथार्थ रूप में यानी इसी रूप में जो कि आधुनिक समाज में देखने को मिले, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिलेंगे। दरअसल जो वेबर है यहाँ पे देखो बताया जाएगा, जिसका व्यवहारिक जगत में यथावत पाया जाना आवश्यक नहीं है, यह तो आधुनिक औद्योगिक समाज के सांगठनिक चरित्र को समझने में सहायक हो सकता है। साथ ही वेबर ने बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आदर्श प्रारूप में संशोधन को भी स्वीकार किया है। यानी कहा जाए कि अगर देखो चीज़ें बदल गई हैं, समय बदल गया है, परिस्थिति बदल रही है, तो हम आदर्श प्रारूप में जो कि चेंजेस कर सकते हैं, अपने जो भी इन्होंने आदर्श प्रारूप दिया उसमें बदलाव कर सकते हैं। यानी बदलाव की स्वीकार करता है। ऐसा नहीं बोलते कि जैसा हमने आदर्श प्रारूप बता दिया इसी आधार पर जो कि आप सभी समाजों में जो कि नौकरशाही का अध्ययन कीजिए, जी नहीं, ये एक तो मैंने एक मॉडल दे दिया, काल्पनिक मॉडल है, आप इस आधार पर जो कि तुलनात्मक रूप से अध्ययन करिए कि आपके जो आपका समाज है वहाँ पर इस तरह की नौकरशाही व्यवस्था है कि नहीं है। अगर इस टाइप की नौकरशाही व्यवस्था है तो काफ़ी सक्सेस हो सकती है। तो इस तरह की बातें करते हैं यहाँ पे, एक तरह से बताया जाता है। वेबर बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि सभी समाज में इस तरह का जो कि पाया जाए, इसी रूप में जो कि यह पाया जाए। तो वही बातें यहाँ पे होता है। फिर देखो यहाँ पे कंक्लूजन में कहा जाता है कि वेबर वह पहला प्रमुख समाजशास्त्री था जिसने मार्क्स के विपरीत नौकरशाही की अवधारणा का नकारात्मक संदर्भ से बाहर निकालकर सकारात्मक संदर्भ में प्रस्तुत किया। यानी वही जो मार्क्स जो इसका नकारात्मक बताते कि ये शोषणकारी है, जो आपका पूंजीपति समाज है उसको हेल्प करता है शोषण करने में, लेकिन जो वेबर है तो वो इसके सकारात्मक प्रभाव को बताते हैं, बोलते कि ये सामाजिक संगठन जो आपका प्रशासनिक कार्य है उसको दक्षता से करने में, ऐसे समाज में स्थायित्व बनाए रखने में, समाज में विधि का शासन बनाए रखने में जो कि सहायक है। तो इस तरह से दोनों के दृष्टिकोण में अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे वही बातें यहाँ पे कही जाती है। अब देखो यहाँ पे कहा जाता है, जैसे बोलते हैं ना मार्क्स के विपरीत या स्थापित, मार्क्स जैसे बोलते हैं कि जब पूंजीवादी स्वरूप समाप्त होगा और साम्यवादी समाज आएगा तो वहाँ पे नौकरशाही जो कि समाप्त हो जाएगा, ऐसा मार्क्स जो कि बोलते हैं। लेकिन जो वेबर की जो ये बात थी ये देखो सही होता हमको देखने को मिलती है। कैसे? जो आपका लेनिन है या फिर माओ त्से तुंग यानी जो आपका चाइना है या यूएसएसआर है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो नौकरशाही व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो देश है ये साम्यवादी देश के काफ़ी करीब है। खैर वैसे तो ये समाजवादी देश है, साम्यवादी देश नहीं है, लेकिन जो समाजवादी ये देश है ये साम्यवादी देश के काफ़ी करीब है। फिर भी यहाँ भी नौकरशाही व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी जो कार्ल मार्क्स बोलते थे कि नौकरशाही व्यवस्था आपका साम्यवादी समाज में जो कि नहीं रहेगा, इसका कोई उपयोग नहीं है, ये बातें यहाँ पर गलत साबित हो जाती है आज हमको, ठीक है। तो अब देखो आगे बोला जाता है कि आज दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने सांगठनिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नौकरशाही की संरचना को न अपनाए। आप देख लो कोई भी देश देख लो, चाहे वो अल्प विकसित हो या अविकसित हो, चाहे विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, हर जगह आपको नौकरशाही संगठन देखने को मिलेगा, ताकि इससे देखो जो सरकार के जो सामाजिक लक्ष्य है वो इससे प्राप्त करने में सहायता हमको देखने को मिलते हैं। तो वही सब बातें यहाँ पे कहा जाता है। फिर देखो इस तरह से इसका निष्कर्ष दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो शुरू में हमने देखा था एक डायग्राम जो नोट्स का था, कि आपको मैं ये जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये जो नौकरशाही प्रारूप है इसके बारे में आप अगर नोट्स वगैरह बनाओ तो कैसे बनाओ। आप थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट्स और ट्रिकी थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बनाओगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे मैं अपने नोट्स से आपको बता रहा हूँ, देखो जो मैक्स वेबर ने नौकरशाही प्रारूप बताया था या इसका जो आदर्श प्रारूप मॉडल दिया था उसमें क्या क्या इसकी विशेषताएँ थी, वो मुख्य बातें यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखी है, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है ऐसा कुछ इस पर क्वेश्चन तो आपको यही चीज़ें लिखनी होती है। जैसे इसका मुख्य विशेषता क्या था कि इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी एक निश्चित पदानुक्रम देखने को मिलता है, लिखित दस्तावेज होता है यानी नियम के आधार पर सब कुछ होता है, एक पूरा लिखित होता है। नियुक्ति देखो यहाँ पे किससे होता है, योग्यता के आधार पर होता है, प्रशिक्षण के आधार पर होता है। अब फिर देखो यहाँ पे कहा जाता है कि अधिकारी संस्तरण व जवाबदेहिता भी होती है, यानी कि वरिष्ठ अधिकारी होता है, उसके नीचे और सब अधिकारी होते हैं उसके, ठीक है। मतलब ये अधिकारी को पूरा एक श्रेणी होता है जिसमें नीचे वाला अधिकारी अपने ऊपर वाले अधिकारियों के प्रति जवाबदेही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नियम एवं नियंत्रण होता है। नियंत्रण कैसे रखा था, जो भी चीज़ें नियम होते हैं वो लिखित होती है, मानक अनुरूप उस नियमों का पालन करना होता है। फिर यहाँ पे बताया कि निश्चित वेतन व भत्ते होते हैं और तथा पदोन्नति की व्यवस्था भी होती है नौकरशाही प्रारूप में, इसकी ये विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है। फिर देखो यहाँ बोला है कि संगठन में क्रियाकलाप पूर्णतः अव्यक्तित होता है, यानी जो लोग अपना काम वाम करते हैं वो केवल अपने काम के संबंध में एक दूसरे से जो कि अपना संबंध स्थापित करते हैं, यानी उनका जो निजी काम होता है या फिर अपना जो निजी काम होता है वह व्यवसायिक काम से अपने इस काम से दूर रखते हैं उसको, ठीक है, उनका मेलजोल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी कुछ विशेषता मैंने यहाँ पे इस तरह से आपका डायग्राम के थ्रू बना के बताया था। आप भी इस तरह से कुछ अपना नोट्स बनाइएगा। देखो ये काफ़ी शॉर्ट है, देखने में एक ही बार में देख के आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो कि अपना नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं।